good evening. So I'm back with the second video of this series. So friends, आज की सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड सेक्शन 6 एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. So friends, without wasting your time, let's get into the video. Section 4 of Companies Act 2013 Memorandum of Association. So friends, Companies Act 2013 का सेक्शन 4 बेसिकली डील करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ. तो पहले तो हम ये समझेंगे कि मेमोरेंडम होता क्या है. मेमोरेंडम इज़ अ चार्टर डॉक्यूमेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जो डिसाइड करता है कि कंपनी का स्कोप क्या होगा, कंपनी किस दायरे में काम कर सकती है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. कंपनी जो भी ऑपरेशंस कैरी आउट करती है वो सब कुछ मेमोरेंडम के स्कोप के विद इन होना चाहिए. अगर कंपनी मेमोरेंडम के स्कोप से बाहर जाकर कुछ भी काम करती है तो वो अल्ट्रा वायर्स कहलाता है, जो कि आप ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ चुके होंगे, आई एम श्योर. सो विदाउट गोइंग इनटू द फर्दर बेसिक डिटेल्स, हम डायरेक्टली चलते हैं मेमोरेंडम की डेफिनेशन की तरफ. सो जो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 है, जो हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि एक जेनरिक सेक्शन है, वो सेक्शन 2 क्लॉज 56 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है. तो वो डेफिनेशन क्या है कि मेमोरेंडम इज़ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. सो इसका मतलब ये है कि मेमोरेंडम वो डॉक्यूमेंट है जो या तो ओरिजिनली फ्रेम किया गया या टाइम टू टाइम अमेंड किया गया बाय कंपनी, एंड इट मे बी विद इन द पर्सन्स ऑफ दिस एक्ट या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ. फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ 1956 के अंडर अगर कोई ऑल्ट्रेशन की गई है तो वो भी कंसिडर की जाएगी. तो डैट विल बी कंसिडर्ड एज मेमोरेंडम. सो फर्दर वी गो विद द क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में टोटली 6 क्लॉजेज होते हैं. सो हम बेसिकली सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्लॉज इज नेम क्लॉज. नेम क्लॉज का मतलब है कि कोई भी कंपनी अपने नेम के एंड में एक एब्रीविएशन यूज़ करती है, उसे हम नेम क्लॉज कहते हैं. प्राइवेट कंपनी को अपने नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करना ज़रूरी होता है. सिमिलरली पब्लिक कंपनी के केस में कंपनी के नेम के एंड में लिमिटेड लिखा होना ज़रूरी होता है. और जैसा कि हम जानते हैं कि OPC 1 पर्सन कंपनी ये एक प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में ही इनकॉर्पोरेट होती है, तो इसलिए इसे अपने नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ इन ब्रैकेट OPC या फिर 1 पर्सन कंपनी लिखना भी कंपल्सरी होता है. सो इट्स ऑल अबाउट द नेम क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सो नेक्स्ट वी गो विद द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जो है मेमोरेंडम का, वो हमें प्लेस बताता है कि जो हम कंपनी प्रपोज़ कर रहे हैं, जो कंपनी अब बनने जा रही है, जो इनकॉर्पोरेट होने जा रही है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, जहाँ पर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे एंड जहाँ पे कंपनी के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल ROC को या CG को कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है या कोई भी नोटिस प्रोवाइड करना है कंपनी को, तो बेसिकली वो किस जगह पे कंपनी के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, तो उस प्लेस को हम रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं. और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में उस प्लेस के बारे में, उस सिटी के बारे में, स्टेट के बारे में जहाँ पे प्रपोज कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया जाएगा की जानकारी दी जाती है. ओके, सो नेक्स्ट क्लॉज इज ऑब्जेक्ट क्लॉज. ऑब्जेक्ट क्लॉज में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं. पहला मेन ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड थिंग इज एंसिलरी ऑब्जेक्ट. मेन ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए कंपनी फॉर्म की गई है. कंपनी बनाने का पर्पस क्या है, मतलब कंपनी बनेगी तो वो क्या काम करेगी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा. और एंसिलरी ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं कि उस मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए साथ में और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कंपनी को करनी पड़ेंगी या कंपनी के लिए ज़रूरी हो जाएंगी. ये या तो प्री डिसाइडेड हो सकता है या फिर इंसिडेंटल हो सकता है. मतलब प्री डिसाइडेड का मतलब कि आपको पहले से पता है कि ये काम करने के लिए कंपनी को ये भी काम करना पड़ेगा. और इंसिडेंटल हो सकता है कि जो आपको एट अ टाइम पता चले कि हाँ ठीक है, अब ये करने के लिए हमें सो एंड सो एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी पड़ेगी. सो नेक्स्ट इज़ द लाइबिलिटी क्लॉज. लाइबिलिटी क्लॉज में कंपनी की लाइबिलिटी बताई जाती है. बेसिकली कंपनी की नहीं, मेंबर्स की लाइबिलिटी बताई जाती है. जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी 3 तरीके की हो सकती है. या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी, या फिर कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी होगी. रियली वेरी सॉरी. सो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी
वहाँ पे जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है सिर्फ उतनी होगी जितने के उन्होंने शेयर सब्सक्राइब किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ है और एक मेंबर ने 10 शेयर सब्सक्राइब किए हैं और उसके ऊपर 8 रुपीज़ पेड अप है, यानी कि 8 रुपीज़ पे हो चुके हैं ऑलरेडी एंड सिर्फ 2 रुपीज़ ही रहते हैं पे होने के लिए, आउटस्टैंडिंग है या फिर अनकॉल्ड हैं, तो वो सिर्फ 2 रुपीज़ पे करने के लिए ही लाइबल है। उससे ज़्यादा उससे कंपनी पैसे नहीं मंगवा सकती। एंड इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में जो भी मेंबर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक गारंटी देते हैं कि वो इस इतनी पर्टिकुलर वैल्यू तक कंपनी में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर कंपनी को सपोज़ डेट पे करने हैं और उसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं, तो कंपनी उन मेंबर्स से सिर्फ उतने ही अमाउंट तक पैसे मंगवा सकती है जितनी उन्होंने गारंटी दी हुई थी ऑलरेडी। एंड अनलिमिटेड कंपनी के केस में तो मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि उनके पर्सनल एसेट्स तक भी कंपनी के डेट्स के लिए लायबल होते हैं। सो मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन होगी। सो नेक्स्ट इज़ कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में बेसिकली कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल कितनी है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, ये बताया जाता है। ऑथराइज्ड कैपिटल जितनी कैपिटल कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, इशूड कैपिटल जो ऑलरेडी कंपनी ने इशू की हुई है, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट जितना पार्ट सब्सक्राइब हो चुका है। और एक और चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसके मेमोरेंडम के कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं और उन सब्सक्राइबर्स का शेयर लेना ज़रूरी होता है। फिर चाहे वो एक शेयर लें या एक से ज़्यादा शेयर लें, बट एटलीस्ट एक शेयर लेना तो ज़रूरी होता है। तो इस केस में हर एक सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम का नेम और उसके सामने उसने कितने शेयर्स लिए हैं वो लिखना मेमोरेंडम में ज़रूरी होता है। एंड द लास्ट इज़ नॉमिनेशन क्लॉज। नॉमिनेशन क्लॉज बेसिकली सिर्फ ओपीसी के लिए ही होता है, क्योंकि ओपीसी ऐसी टाइप ऑफ कंपनी है जहाँ पे हमें नॉमिनी रखना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे जो नॉमिनी का नेम है वो एमओए में मेंशन होना ज़रूरी है। और जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो नॉमिनी होगा उसकी प्रियर रिटन कंसेंट भी एमओए के साथ आरओसी के पास फाइल करवानी होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोहिबिशन ऑन नेम्स। अब कंपनी बनेगी तो उसका कुछ नाम भी होगा, बट कहते हैं कि कुछ नेम्स होते हैं जिनके ऊपर सम प्रोहिबिशन होती है। प्रोहिबिशन समटाइम्स हम प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन को एज अ सेम वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। प्रोहिबिशन का मतलब होता है जो काम आप कर ही नहीं सकते, और रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि उसे कर तो सकते हो बट थोड़ी कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो कुछ तो नेम्स होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं, मतलब वो आप नहीं यूज़ कर सकते। वो कौन से होते हैं? जो ऑफेंसिव अंडर लॉ हैं। जो नेम्स लॉ ऑफेंसिव समझता है वो नेम्स आप यूज़ नहीं कर सकते फॉर योर कंपनी। एंड सेकेंड इज़ अनडिज़ायरेबल बाय सीजी। जो नाम सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अनडिज़ायरेबल लगते हैं कि ये नाम नहीं रखे जाने चाहिए या ये नहीं होने चाहिए कंपनी के नेम, वो भी नेम प्रोहिबिटेड होते हैं, वो भी आप नहीं रख सकते। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन नेम्स। सो रिस्ट्रिक्शन ऑन नेम्स, अब कुछ नेम ऐसे होते हैं जो आप रख तो सकते हो लेकिन उसके लिए आपको पहले सीजी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये कौन से नेम होते हैं? ऐसे नेम जिससे ऐसा लगे कि इस कंपनी को, इस पर्टिकुलर फॉर्म को या बॉडी को, ऑपरेट को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी लोकल अथॉरिटी का सपोर्ट प्रोवाइडेड है। जो नेम्स ऐसी चीज़ें सिग्निफाई करते हैं उनमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और बाकी कुछ और नेम्स भी लॉ में प्रिस्क्राइब किए गए हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं बट आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम। कंपनी का नेम रखना है तो पहले आपको आरओसी के पास उस नेम को रिज़र्व करवाना पड़ेगा। रिज़र्व करवाने का मतलब ये होता है कि आप कंपनी को एक नेम दे देते हैं जो कि आप अपनी कंपनी का नेम रखना चाहते हैं, सो दैट कि आपसे पहले कोई और उस नेम को रजिस्टर ना करवा ले, क्योंकि एक बार नेम रजिस्टर हो गया तो आप उसी नेम से दूसरी कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है? सिंपली आपको एक एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम आरओसी के पास देनी होती है इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विद सम प्रिस्क्राइब्ड फीस, जो भी प्रिस्क्राइब होगी।
अब ये जो एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम है, ये एक न्यू कंपनी के लिए भी दिया जा सकता है जो कि अभी इनकॉर्पोरेट होने वाली है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी भी अपना नेम अगर चेंज करना चाहती है किसी न्यू नेम से, तो वो भी एप्लीकेशन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम दे सकती है। ओके, अब रिजर्वेशन ऑफ नेम बाय आरओसी। अब आरओसी को जब सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो वो आपका दिया हुआ नेम रिजर्व कर सकती है। अगर आपकी कंपनी न्यू है और अभी इनकॉर्पोरेट होने वाली है, तो जो भी आप नेम देंगे वो 20 डेज़ के लिए रिजर्व रहेगा। मतलब 20 डेज़ तक ही आप उस नेम को यूज़ कर सकते हैं, या 20 डेज़ तक ही वो नेम आपके नेम पे रिजर्व्ड रहेगा। 20 डेज़ के बाद भी अगर आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाती है या कंपनी का नेम एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, तो उसके बाद कोई और बंदा भी उस नेम को यूज़ कर सकता है। ओके, और अगर हम एग्जिस्टिंग कंपनी की बात करें, एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब है कि अगर कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और वो अपना नेम चेंज करना चाहती है किसी न्यू नेम के साथ, तो उस कंपनी के केस में जो नेम है वो 60 डेज़ के लिए रिजर्व किया जाएगा बाय आरओसी। So our next topic is reservation of name by furnishing false information। अगर ये पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट्स या जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की थी आरओसी को फॉर रिजर्विंग द नेम, वो गलत थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई रेस्ट्रिक्टेड नेम था जो आफ्टर सीजी अप्रूवल ही आप यूज़ कर सकते थे, वो आपने ये कह के दे दिया कि हाँ सीजी की अप्रूवल ले ली है, और कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, एंड बाद में पता चला कि नहीं सीजी की अप्रूवल नहीं थी, तो उस केस में क्या पेनल्टी हो सकती है या फिर क्या आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, मतलब कंपनी न्यू है, तो उस केस में आरओसी क्या कर सकती है, नेम को कैंसिल कर सकती है, या फिर पेनल्टी भी लग सकती है अप टू ₹1 लाख। और अगर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड एग्जिस्टिंग कंपनी की थी बात, तो उस केस में आरओसी क्या कर सकती है, वो या तो कंपनी को डायरेक्शन दे सकती है कि वो अपना नेम चेंज करे विदिन 3 मंथ्स। वो कैसे करेगी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके इन इट्स जनरल मीटिंग और एनी मीटिंग। और सेकेंड थिंग इज़ कि या फिर वो कह सकते हैं कि वो कंपनी का नेम ही स्ट्राइक ऑफ कर देंगे फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज़। या फिर थर्ड चीज़ क्या हो सकती है कि वो कंपनी को वाइंडिंग अप की पिटिशन दे देंगे। पिटिशन देने का मतलब है कि वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स से देना। एंड द लास्ट टॉपिक विद द मेमोरेंडम इज़ कि कौन से फॉर्म्स या शेड्यूल्स यूज़ होते हैं। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स एंड शेड्यूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिनके अकॉर्डिंग आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। वो दिए हुए हैं हमें शेड्यूल फर्स्ट में, एंड वो जो फॉर्म्स हैं वो 5 टेबल्स में डिवाइडेड हैं। दीज 5 टेबल्स आर एज शोन इन द स्लाइड। तो जो टेबल ए है वो डील करता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए होता है वो। टेबल बी होता है कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है एंड शेयर कैपिटल नहीं है। टेबल सी उन कंपनीज़ के लिए होता है जो लिमिटेड बाय गारंटी हैं बट उनकी शेयर कैपिटल भी है। टेबल डी उन कंपनीज़ के लिए है जो अनलिमिटेड कंपनी है और उनकी शेयर कैपिटल नहीं है। एंड लास्ट टेबल ई उन कंपनीज़ के लिए होता है जो कंपनी अनलिमिटेड है और उसकी शेयर कैपिटल भी है। सो होप अब आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी की इंटरनल वर्किंग, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड करता है कि कंपनी अपने ही मेंबर्स, अपने ही मैनेजमेंट के साथ कैसे डील करेगी और कंपनी के अंदर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो फॉलो किए जाएंगे। बेसिकली ये कंपनी की इंटरनल वर्किंग के प्रोसेसिंग को डिटरमिन करती है। आगे हम चलते हैं आर्टिकल्स की डेफिनेशन की तरफ। सो हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 5 में प्रोवाइड की गई है, जो कहती है कि आर्टिकल मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सो आर्टिकल्स बेसिकली वही डॉक्यूमेंट है जो या तो ओरिजिनली फ्रेम किया गया है या फिर ऑल्टर किया गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। उस डॉक्यूमेंट को हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कह देते हैं।
आगे हम चलते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता क्या क्या है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो मैटर्स होते हैं जो प्रिस्क्राइब किए हैं लॉ ने। जो भी मैटर्स लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं कि हम आर्टिकल्स में इंक्लूड करें, वो मैटर्स तो हम इंक्लूड करते ही हैं, साथ में कंपनी अपनी मर्ज़ी से भी और एडिशनल मैटर्स को आर्टिकल्स में ऐड कर सकती है जो उसे लगता है कि कंपनी की स्मूथ वर्किंग के लिए ज़रूरी है। सो इसमें वो सारे मैटर्स होंगे जो प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ हैं, और सेकेंडली जो कंपनी को नेसेसरी लगते हैं। आगे हमारे पास एक टॉपिक है एंट्रेंचमेंट क्लॉज का। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंट्रेंचमेंट क्लॉज, आर्टिकल्स में कुछ ऐसी प्रोविज़न भी डाली जा सकती है जिसको चेंज करने के लिए या फिर ऑल्टर करने के लिए कुछ ऐसी कंडीशंस को फॉलो करना पड़े, फुलफिल करना पड़े जो स्पेशल रेजोल्यूशन से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव हों। और स्पेशल रेजोल्यूशन से ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस को फॉलो करके, मेट करके ही उन स्पेसिफाइड प्रोविजंस को ऑल्टर या फिर चेंज किया जा सकता हो, तो उन प्रोविजंस को कहते हैं हम एंट्रेंचमेंट क्लॉज। ये एंट्रेंचमेंट क्लॉज या तो कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पे आर्टिकल्स में इंसर्ट की जा सकती है, या फिर आगे आर्टिकल्स को ऑल्टर करके भी आर्टिकल्स में इंसर्ट की जा सकती है। अब चाहे हम एंट्रेंचमेंट क्लॉज को एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं या फिर बाद में थ्रू ऑल्ट्रेशन इंसर्ट करते हैं, दोनों ही केसेस में आरओसी को इंटीमेट करना ज़रूरी होता है। अगर प्राइवेट कंपनी अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल्स को अमेंड करके अगर उसमें एंट्रेंचमेंट क्लॉज को डालना चाहती है, तो प्राइवेट कंपनी को यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यूनैनिमस रेजोल्यूशन मीन्स कि सभी मेंबर्स की कंसेंट होना नेसेसरी है। सभी मेंबर्स यानी कि 100% मेंबर्स की कंसेंट होना नेसेसरी है। और पब्लिक कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अमेंडेड आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट क्लॉज को इंसर्ट किया जा सकता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, 3/4 कंसेंट होनी चाहिए। आर्टिकल्स के लिए भी कुछ स्पेसिफाइड फॉर्म्स दिए गए हैं जो कि फॉलोइंग टेबल्स में डिवाइडेड हैं। तो जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं, टेबल F उन कंपनीज़ के लिए है जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं। टेबल G है उन कंपनीज़ के लिए जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैं और उनकी शेयर कैपिटल भी है। टेबल H उन कंपनीज़ के लिए है जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल नहीं है उनकी। टेबल I उन कंपनीज़ के लिए जो अनलिमिटेड कंपनी है और उनकी शेयर कैपिटल भी है। और टेबल J उन कंपनीज़ के लिए जो कि अनलिमिटेड कंपनी है और साथ ही में उनकी कोई भी शेयर कैपिटल नहीं है। सेक्शन 6 एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। सो सेक्शन 6 बात करता है कि जो एक्ट की प्रोविजंस हैं वो मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स की प्रोविजन को ओवरराइड करेंगी। ओवरराइड करने का क्या मतलब है कि अगर एक्ट में कुछ और प्रोविजन लिखी हुई है और मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स में कुछ और प्रोविजन लिखी हुई है जो कि आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो उस केस में एक्ट की प्रोविजन कंसिडर की जाएगी, ना कि मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स की। सो आइए पढ़ते हैं इसमें लिखा क्या है। एज इट इज़, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन दिस एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन MOA और AOA of company or in any agreement resolution by member or board before or after the commencement of this act। तो ये सेक्शन कहता है कि जो प्रोविज़न ऑफ एक्ट होगी वो इफ़ेक्टिव होंगी, मतलब वो कंसिडर की जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग का मतलब है कि बेशक मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स में कुछ भी लिखा हुआ है, एक्ट की ही सुनी जाएगी, एक्ट की प्रोविजंस को ही कंसिडर किया जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेमोरेंडम में क्या लिखा है, आर्टिकल में क्या लिखा है, या कंपनी के किसी एग्रीमेंट में क्या चीज़ डिसाइड हुई है, या फिर उनके रेजोल्यूशन के थ्रू, मेंबर्स के रेजोल्यूशन के थ्रू, बोर्ड के रेजोल्यूशन के थ्रू कौन सी चीज़ डिटरमिन की गई है। ये सब कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर एक्ट की प्रोविज़न और मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की प्रोविज़न कॉन्ट्राडिक्शन में हैं, तो एक्ट की प्रोविज़न को ही कंसिडर किया जाएगा। बट एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये सेक्शन स्टार्ट होता है सेव एज अदरवाइज से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर
एक्ट ने खुद कहा है तो वैसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा। अगर एक्ट ने खुद ही कह दिया कि मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स की मानी जाएगी, तो उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए या उस स्पेसिफिक इनेक्टमेंट के लिए हम मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स में जो प्रोविज़न दी गई है उसे ही कंसिडर करेंगे। बट जहाँ पे कुछ नहीं कहा गया, वहाँ पे अगर एक्ट और मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में कॉन्ट्रडिक्शन है तो एक्ट की बात कंसिडर की जाएगी। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू मे कमेंट डाउन बिलो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट्स के आंसर दूँ। एंड आप ये सेक्शंस को अच्छी तरह से पढ़िए, इन्हें रिवाइज़ कीजिए, एक बार लिख कर देखिए, इससे आप इसे अच्छे से याद रख पाएंगे। एंड हम कल मिलेंगे विद द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस ऑफ द सेम एक्ट इन दिस सीरीज़। तो तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।